नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, जय स्वामीनारायण। श्री स्वामीनारायण हाईस्कूल सेक्टर 23 गांधीनगर, ધોરણ 9 વિષય હિન્દી બાય જે.કે. ચૌધરી યુટ્યુબ ચેનલ પર આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, काव्य 22 वीरों का कैसा हो वसंत। लेखिका का नाम है सुभद्रा कुमारी चौहान। उनका जन्म सन 1904 ईस्वी सन में हुआ था और निधन सन 1948 ईस्वी सन में हुआ था। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म प्रयाग में ठाकुर रामनाथ के घर हुआ था। कास्तवेट गर्ल्स कॉलेज में आपने शिक्षा प्राप्त की। आपका विवाह खंडवा निवासी लाला लक्ष्मण सिंह चौहान के साथ संपन्न हुआ। सुभद्रा कुमारी चौहान ने कांग्रेस के असहयोग आंदोलन में भाग लेने के लिए अपना अध्ययन छोड़ दिया और पति को भी देश सेवा में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। सन 1948 ईस्वी सन की 15 फरवरी को जबलपुर के समीप एक मोटर दुर्घटना में उनका देहांत हो गया। सुभद्रा कुमारी चौहान न केवल स्वतंत्रता सेनानी रही, वरन उन्होंने साहित्य सृजन की भी विपुल मात्रा में प्राप्त की। मुकुल व त्रिधारा इनके काव्य संग्रह है। बिखरे मोती, उन्मादिनी, सीधे सादे चित्र कहानी संग्रह है। बिखरे मोती नामक पुस्तक पर उन्हें सक्सेरिया पुरस्कार प्रदान किया गया था। सुभद्रा कुमारी चौहान की भाषा शैली सरल और सुबोध है। प्रस्तुत कविता वीरों की शूरवीरता को प्रोत्साहित करती हुई उत्तम काव्य रचना है। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाएं पुकार रही है। पर्वत, हल्दी घाटी, सिंहगढ़ भी तैनात हो गए हैं, तो वीरों का कैसा हो वसंत कहकर कवित्री ने शूरवीरों का उत्साह बढ़ाया है। तो देखते हैं वीरों का कैसा हो वसंत। वीरों का कैसा हो वसंत, ये वीर पुरुषों का वसंत कैसा होना चाहिए। आ रही हिमाचल से पुकार, हिमाचल यानी हिमालय पर्वत। हे दधची गरजता बार बार, दधची माने सागर। प्राची पश्चिम भू नभ अपार, प्राची यानी पूर्व दिशा, पश्चिम तो पश्चिम दिशा, भू यानी जमीन, पृथ्वी और नभ माने आकाश। सब पूछ रहे हैं दिग दिगंत, दिग दिगंत यानी दिशा और उसका छोर। दिग એટલે दिशा और दिगंत माने अंतिम छोर। वो सब पूछ रहे हैं कि वीरों का कैसा हो वसंत। हिमालय पुकार कर पूछ रहा है, सागर भी गरज गरज कर बार बार कह रहा है। पूर्व पश्चिम पृथ्वी आकाश सब यही पूछ रहे हैं कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए। फूली सरसों ने दिया रंग, सरसों यानी राय, जो पीला फूल आता है, एक फसल वो अभी तैयार होती है। पूरा खेत जो होता है वो पीला पीला दिखाई देता है, तो फूल गई है, वो आनंदित हो गई है। मधु लेकर आ पहुंचा अनंग, मधु यानी शहद, शराब। अनंग माने कामदेव। वधु वसुधा पुलकित अंग अंग, वधु माने विवाह के लिए जो कन्या तैयार होती है वही वधु कहलाती है। और वसुधा यानी पृथ्वी। पुलकित अंग अंग यानी वो भी प्रसन्न हो उठी है, खिल उठी है वीर वेश में किंतु कंत। किंतु कंत, कंत माने वो नायक है। वो कहता है सरसों में फूल आ गए हैं, उनसे वातावरण को पीला रंग मिल गया है। कामदेव अपनी मदिरा लेकर आ पहुंचा है,
पृथ्वी भी नववधु जैसी सजकर प्रसन्न हो रही है, परंतु नायक को इसमें दिलचस्पी नहीं है। वह वीर वेश धारण कर यह बताना चाहता है कि वसंत कैसा होना चाहिए। यानी कि हिमालय पर्वत गरजता हुआ, सागर, पूर्व पश्चिम आदि सब दिशाएं एक ही प्रश्न पूछ रही है कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए। एक तरफ प्रकृति का आकर्षण रूप दिखाई देता है। वसंत ऋतु में सरसों फूली फाली दिखाई देती है, उनके ऊपर पीले पुष्प आ रहे हैं। एक तरफ कामदेव भी अपनी मदिरा लेकर आ पहुंचे हैं। पृथ्वी भी प्रसन्न हो उठी है, किंतु वीर पुरुष जो नायक कहलाता है उसमें कोई रुचि नहीं है, वो अप्रसन्न है। वह तो यह दिखना चाहता है कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए। बर रहे कोकिला इधर तान। कोकिला माने कोयल, वो बोल रही है, कुक रही है। मारू बाजे पर उधर गान। मारू यानी रेगिस्तान, रेगिस्तान में युद्ध के बाजे बज रहे हैं, युद्ध के नगाड़े बज रहे हैं। है रंग और रण का विधान। एक तरफ रंग है जो फूलों के, और एक तरफ रण क्षेत्र है जहाँ युद्ध होता है। मिलने आए हैं आदि अंत, और उसी समय दोनों पहलू, जीवन के जो दोनों पहलू होते हैं, आदि और अंत, शुरुआत और अंत, वो दोनों पूछ रहे हैं कि वीरों का कैसा हो वसंत। इधर कोयल ताने बढ़ कर कूक रही है और उधर युद्ध के बाजे बज रहे हैं। एक और वसंत का रंग है और दूसरी ओर युद्ध की तैयारी है। ऐसा लगता है जैसे आदि और अंत के रूप में जीवन के दो पहलू मिलने आए हैं और पूछ रहे हैं कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए। मिलने आए हैं आदि अंत, है रंग और रण का विधान। विधान माने तरीका, पद्धति। इसी प्रकार आदि और अंत नाम के दोनों पहलू को वो पूछ रहे हैं कि वीरों का कैसा हो वसंत। कह दे अतीत अब मौन त्याग। हे अतीत, जो अतीत माने जो बीता हुआ समय है, बीता हुआ कल है, उसी को वो अतीत कहते हैं। लंके तुझ में क्यों लगी आग। हे कह दे अतीत अब मौन त्याग, तू अपना मौन त्याग कर बता दे, लंके तुझ में क्यों लगी आग। हे लंके, तुझ में आग क्यों लगी, किसने लगाई। हे कुरुक्षेत्र अब जाग जाग। हे कुरुक्षेत्र के मैदान में जो युद्ध हुआ था, तो वो भी पूछ रहे हैं कि तू भी जाग, बतला अपने अनुभव अनंत। तेरे अनुभव अनंत है, वो इन सब लोगों को बता, और ये भी बता कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए। हे अतीत, अब तुम चुप मत रहो और वीरों के वसंत के असली रूप के बारे में बता दो। हे लंके, तुम भी बता दो कि तुम में हनुमान ने आग क्यों लगाई थी, किस लिए लगाई थी, तुम भी पूछ लो, बता दो। हे कुरुक्षेत्र, तुम भी जगा कर बता दो कि महाभारत का युद्ध क्यों हुआ था, महाभारत का युद्ध किस लिए हुआ था, ये तुम सबको बता दो कि चारों वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए। देश के इतिहास में वीरता और पराक्रम दिखाने वाले अनेक शूरवीर हो गए हैं। इनसे हम अपनी स्वाधीनता और गौरव की रक्षा के लिए बलिदान देने का पाठ सीखते हैं। इसलिए कवित्री कहती है कि अतीत, अब तू अपना मौन त्याग दे और बता दे सबको कि ये लंके तुझ में आग किसने लगाई थी और क्यों लगाई थी। हे कुरुक्षेत्र,
महाभारत का युद्ध क्यों हुआ था, किसने करवाया था। तो इसी प्रकार तुम सब बता दो कि वीरों का वसंत भी कैसा होना चाहिए। हल्दी घाटी के शिलाखंड। हल्दी घाटी के शिलाखंड यानी वह रणभूमि जहाँ महाराणा प्रताप ने अकबर के सामने युद्ध किया था, वही हल्दी घाटी। शिला यानी पत्थर। राणा ताना का कर घमंड। मेवाड़ के राणा प्रताप और ताना माने तानाजी मालसरे, इन लोगों का जो घमंड है वो चूर चूर हो जाता है। दो जगह आज स्मृतियाँ ज्वलन, और आज उन्हीं यादें जो स्मृतियाँ हैं मुझे जगा दो। कह दो कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए। हल्दी घाटी के पत्थरों और सिंहगढ़ के मजबूत किले तुम महाराणा प्रताप और तानाजी के स्वाभिमान को याद कर अपने समय की यादें फिर से ताजा कर दो और बता दो कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए। महाराणा प्रताप ने हमारे हिंदू राष्ट्र की रक्षा की थी। राजस्थान में हल्दी घाटी में अकबर के सामने उनका युद्ध हुआ था, और युद्ध के दौरान उनका एक घोड़ा था। उस घोड़े का नाम था चेतक। चेतक को मुंह पर हाथी का मुंह पहनाकर अकबर के सामने युद्ध करने के लिए जब लगाम खींचकर दोनों आगे के जो पैर है वो हाथी की सूंड ऊपर रख दिए और महाराणा प्रताप खड़े होकर वो भाला लेकर मारने गए, तब अकबर की सामने जो महावत था बीच में, वो महावत आ गया। नहीं तो उसी टाइम अकबर को वो महाराणा प्रताप हरा सकते थे, लेकिन वो महावत को भाला लग गया और वो मर गया। उसी टाइम हाथी की सूंड में तलवार बांधी हुई थी, और हाथियों को वो लोग शराब पिलाते थे, तो नशे में ऐसे भागम भाग करते, और उनके सूंड में जो तलवार होती है वो तलवार इधर उधर वो विजते हैं, तो उसी के कारण सभी लोगों को नुकसान होता था। तो चेतक के पैर में भी ये हाथी की सूंड वाली जो तलवार है वो लग गई और गहरा घाव हो गया। उसी टाइम चेतक ने महाराणा प्रताप को 3 पैरों पर चलकर वो उनकी जान बचाई थी। लंबी चौड़ी वो खीण थी, वो खीण को कूदकर वहाँ से नीचे उतरकर वो चेतक ने उन्हें बचा लिया था। तो आज भी हम राजस्थान में हल्दी घाटी पर जाते हैं तो वहाँ पर चेतक का स्मारक बना हुआ हम देखते हैं। तो वो थे जो सही अर्थों में वीर थे, और उन वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए बता रहे हैं। तानाजी मालसरे की बात करें हम तो तानाजी मालसरे छत्रपति शिवाजी महाराज के सेनापति थे और उनके नज़दीकी और लगाव वाले मित्र थे और वफादार मित्र थे। पुरंदर की संधि के दौरान सिंहगढ़ का किला औरंगजेब को दे देना पड़ा था। शिवाजी स्वयं उस किले को जीतने के लिए अनेक प्रयत्न कर चुके थे। एक दिन माता जीजाबाई ने उन्हें आदेश दिया और शिवाजी ने तानाजी से आदेश किया। तानाजी उस समय उनके गांव अपने एक बच्चे के लिए अपने एक लड़के की शादी में गए हुए थे, लेकिन आदेश मिलते ही सेनापति तैयार हो गए और सिंहगढ़ के किले के साथ वो निकल पड़े। किला कुछ भी हो जाए जीतना है। तानाजी मालसरे और उनका भाई सूर्या जी और 1000 घुड़सवारों के साथ अन्य सैनिक
ये सिंहगढ़ के किले के पास पहुँचे। सिंहगढ़ का किला सीधी चढ़ाई वाला था, तो उनके पास एक यशवंती नाम की गोह थी, छिपकली थी। उनको फेंका और उस पर चढ़े और किले के अंदर जाने के बाद खतरे की घंटी बज गए। सभी सैनिकों में आमने सामने युद्ध हुआ। उस किले की रखवाली करने के लिए औरंगजेब ने उदय भानु राठौड़ नाम के एक राजपूत को रखा था, जो लंबा चौड़ा था, शक्तिशाली था, ताकत वाला था। तानाजी मालसरे भी इस तरफ शक्तिशाली थे, ताकत वाले थे। दोनों में आमने सामने युद्ध हुआ। दोनों लड़ते लड़ते थक गए। उसी टाइम तानाजी ने एक घाव करके उदय भानु राठौड़ का सर कलम कर दिया। उनका अंगरक्षक जो था उदय भानु राठौड़ का, उसने यह दृश्य देख लिया, तो तानाजी मालसरे को पीछे से वार करके उनका मस्तक धड़ से अलग कर दिया। सभी सैनिकों में निराशा छा गई। उसी समय उनका भाई सूर्या जी ने सभी सैनिकों को प्रोत्साहित किया, और प्रोत्साहित करने के बाद वो सभी सैनिक हर हर महादेव कर के साथ वो युद्ध में शुरू हो गए। तो उन्हीं के साथ वो औरंगजेब के सैनिकों ने हथियार डाल दिए और सिंहगढ़ का किला जीत लिया। एक तेज घुड़सवार को महाराज को सूचना के लिए भेज दिया जाता है, और महाराज को सूचना दी जाती है कि महाराज गढ़ आला पर सिंह गेला, यानी कि गढ़ तो हमने जीत लिया, लेकिन सिंह जैसा सेनापति हमने खो दिया था। तो ये सब वीर है, और इन वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए ये कवि बताना चाहते हैं। भूषण अथवा कवि चंद नहीं, बिजली बरदे और छंद नहीं। भूषण यानी कि ये कवि वीर रस के कवि हैं, और वो छत्रपति शिवाजी महाराज के राज दरबारी कवि थे। कवि चंद यानी चंद पृथ्वीराज चौहान के राज दरबारी कवि चंद बरदाई थे। वो ऐसा छंद बोलते थे कि हमारे शरीर में बिजली सी चमक आ जाती है। यह कलम बंदी स्वच्छंद नहीं, कलम में जो शब्द है वो आज वर्तमान समय में वो आज नहीं कह सकते। आज भूषण अथवा चंद बरदाई जैसे वीर रस के कवि नहीं है, ऐसे छंद भी नहीं है जिन्हें सुनकर लोगों में बिजली भर जाए। इसके अतिरिक्त हमारी कलम पर भी पाबंदी लगी है, खुलकर कुछ लिखना भी संभव नहीं है, दुर्भाग्य है। फिर हमें कौन बताए कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए। तो यहाँ सुभद्रा कुमारी चौहान ने अपने वीर रस के साथ साथ ये सभी चीज़ों को बताया है कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए। अब हम उनके स्वाध्याय के प्रश्न देखते हैं। एक एक वाक्य में उत्तर दीजिए। बार बार कौन गरजता है, बार बार समुद्र दधची गरजता है। प्रकृति के तत्व क्या पूछ रहे हैं, प्रकृति के तत्व पूछ रहे हैं कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए। वधु वसुधा में क्या परिवर्तन आया, वधु तारोपी, वधु का अंग अंग पुलकित हो जाता है। कवित्री कुरुक्षेत्र से क्या कहती है, कवित्री कुरुक्षेत्र से कहती है कि तुम जाग कर देशवासियों की को अपने अनंत अनुभव के बारे में बता दो। जो तुम में जो अनुभव है, अनंत अनुभव, वो सभी को बता दो। कवि की कलम की क्या विशेषता है, कवि की कलम की यह विशेषता है कि वीरों का वसंत कैसा हो या कुछ खुलकर लिखने की उसे अनुमति नहीं है। आज पाबंदी है, इसलिए पाबंदी इसलिए है कि हमें कुछ भी लिखने के से पहले सोचना चाहिए, परमिशन लेनी चाहिए। आज हम विवश है। निम्नलिखित प्रश्नों के 2-3 वाक्यों में उत्तर दीजिए।
वीरों का कैसा है वसंत, ऐसा कौन कौन पूछ रहा है। वीरों का कैसा हो वसंत, ऐसा हिमालय पर्वत, सागर, पूर्व पश्चिम दिशाएं, पृथ्वी यानी धरती, आकाश तथा क्षितिज भी यही प्रश्न पूछ रही है, आदि और अंत, शुरू से अंत तक। दूसरा प्रश्न है, कह दे अतीत अब मौन त्याग, ऐसा कवित्री ने क्यों कहा है। देश के इतिहास में वीरता और पराक्रम दिखाने वाले अनेक शूरवीर हो गए हैं। इनमें हम अपनी स्वाधीनता और गौरव की रक्षा के लिए बलिदान देने का पाठ सीखते हैं। इसलिए कवित्री ने कह दे अतीत अब मौन त्याग, ऐसा कहा है कि तू अतीत अपना मौन त्याग करके सबको बता दे कि प्राचीन समय में कैसे कैसे शूरवीर बन गए हैं। किन ऐतिहासिक घटनाओं के आधार पर कवित्री ने वीरों का वसंत बताया है। हनुमान द्वारा लंका को जलाना, लंका दहन, कुरुक्षेत्र में महाभारत युद्ध, हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप तथा सम्राट अकबर का युद्ध, तानाजी द्वारा सिंहगढ़ विजय, ये हमारे इतिहास की बहुत प्रेरक घटनाएं हैं। इन्हीं के आधार पर कवित्री ने वीरों का वसंत कैसा हो यह बताया है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सविस्तार लिखिए। वीरों का कैसा है वसंत, इस पंक्ति को अपने शब्दों में कविता के आधार पर समझाइए। वसंत ऋतु चारों तरफ बिखरे अपने प्राकृतिक सौंदर्य के कारण सबसे सुंदर ऋतु मानी जाती है, जो अभी चल रही है। सुंदर, सुगंधित और रंग बिरंगी फूल, भौरों का गुंजन, रंग बिरंगी उड़ती तितलियां और सुहावनी हवा इस ऋतु की विशेषताएं हैं। परंतु यह वीरों का वसंत नहीं है। वीरों का वसंत वह है जिसमें स्वतंत्रता और स्वाभिमान के लिए संघर्ष होता है। वीरों का वसंत वह है जिसमें अन्याय और अधर्म का नाश करने के लिए शूरवीर हंसते हंसते अपना बलिदान देते हैं, हंसते हंसते अपनी आहुति दे देते हैं और वो अमर हो जाते हैं। हल्दी घाटी और सिंहगढ़ से कवि क्या तात्पर्य है। कवि का यह तात्पर्य है कि मुगल सम्राट अकबर अनेक राजपूत राजाओं को अपने अधीन करना चाहता था, परंतु सफल नहीं हुआ। महाराणा प्रताप अपनी स्वाधीनता गंवाने के लिए तैयार नहीं हुए। अंत में हल्दी घाटी के मैदान में अकबर और महाराणा प्रताप की सेनाओं में भयंकर युद्ध हुआ। इसी प्रकार सिंहगढ़ भी मुसलमान शासक के अधीन था। उस पर अधिकार करने के लिए शिवाजी महाराज के वीर सरदार तानाजी ने उस पर आक्रमण किया। कड़ी टक्कर के बाद सिंहगढ़ हाथ में आ गया, पर अद्भुत वीरता दिखाते हुए तानाजी मानसरे शहीद हो गए। कवित्री कहना चाहती है कि हल्दी घाटी और सिंहगढ़ के संघर्ष बताते हैं कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए। है कलम बंदी स्वच्छंद नहीं, संदर्भ समझाइए। वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए, यह कविता तब लिखी गई थी जब देश पर अंग्रेजों का शासन चलता था। अंग्रेजी सत्ता ने देश में दमन चक्र चला रखा था। उस समय अंग्रेजों के अन्याय के विरुद्ध लिखना अपराध माना जाता था। ऐसा लिखने वाले को कड़ी सजा दी जाती थी, उनकी रचनाएं जब्त कर ली जाती थी। उसी संदर्भ में कवित्री लिखती है कि मेरे लिखने पर पाबंदी है, मैं चाहूँ तो भी कुछ खुलकर लिख नहीं सकती। इसलिए कहते हैं, है कलम बंदी स्वच्छंद नहीं, बिजली बरदे वो छंद नहीं, कलम बंदी स्वच्छंद नहीं। तो इस प्रकार स्वाध्याय के प्रश्न समाप्त हुए हैं और आपको अपनी नोटबुक में ये पूरी स्वाध्याय के प्रश्न लिखकर तैयार करने हैं।